एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मैंने कल बता दिया था, रिकैप्चुलेट होगा। मैंने बताया था नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों एक साथ काम करते हैं क्या, बॉडी की फंक्शंस को, बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए, है ना। लेकिन मैंने कहा था नर्वस सिस्टम जो होता है ये फास्ट एक्ट करता है, क्योंकि इसमें फास्ट सिग्नल चलती है जिससे हम क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स। इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। अभी हम अपने एंडोक्राइन सिस्टम पे आ जाते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमें ये देखिए, आपको पता है कि एंडोक्राइन सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। बताया था ऑर्गन क्या होता है, मोस्टली दे आर ऑर्गन्स जो कि यूजफुल सेक्रीशन डालते हैं, सेक्रीशन, लेकिन ये यूजफुल होती है, यूजफुल सेक्रीशन डालते हैं, और इस यूजफुल सेक्रीशन से ये कोई काम अंजाम देते हैं। ये किसी टारगेट ऑर्गन पे पड़ता है और उसमें फ्रूटफुल चेंजेस लाता है। या ये कभी ये सेक्रीशन एंजाइम हो सकती है जो कि डाइजेशन के लिए लगेगी, ठीक है ना। कभी ये यूजफुल सेक्रीशन एंटीसेप्टिक हो सकती है। एंटीसेप्टिक मतलब ये हमें बैक्टीरिया के खिलाफ बचा सकती है। तो आपको इतना याद रखना है कि ग्लैंड जो होता है इसका मकसद क्या होता है। ग्लैंड का मकसद, पहले ग्लैंड समझेंगे, ग्लैंड का मकसद क्या होता है। ग्लैंड का मकसद होता है बॉडी में यूजफुल सेक्रीशंस डालना, यूजफुल सेक्रीशंस, ठीक है, यूजफुल सेक्रीशंस डालना, ये होता है मकसद। अब यहाँ पे एक किस्म के ग्लैंड जो भी हम पढ़ रहे हैं वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये क्या, इनकी सेक्रीशन को हम क्या कहते हैं, इनकी सेक्रीशन को हम हार्मोन्स कहते हैं। और ये हार्मोन्स क्या होते हैं, ये हार्मोन्स एक्चुअली केमिकल इन नेचर होते हैं, है ना, ये केमिकल्स होते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये केमिकल्स काम क्या करते हैं। ये इस एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है, ये हार्मोन ब्लड में जाता है। किस में जाता है, ब्लड में जाता है। और ब्लड के होते 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 ये कहां पे जाता है, टारगेट ऑर्गन तक जाता है, चाहे किडनी हो, लिवर हो, कुछ भी हो, वहां तक ये जाता है। और यहां पे जाने के बाद इस टारगेट ऑर्गन में ये फ्रूटफुल चेंजेस लाने की कोशिश करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो केमिकल नेचर है, लेकिन ये एक मैसेज ले रहे हैं इस एंडोक्राइन ग्लैंड से, ये हार्मोन्स एक मैसेज ले रहे हैं इस टारगेट ऑर्गन की तरफ, जो मैसेज इसमें फ्रूटफुल चेंजेस लाती है। इसलिए इनको हम शॉर्ट में क्या दूसरा नाम देते हैं, केमिकल मैसेंजर्स, या हम इनको कहते हैं केमिकल सिग्नल्स। क्लियर हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमें समझना है कि आपने देखा कि ग्लैंड हमारी बॉडी में होते हैं, वो यूजफुल सेक्रीशंस डालते हैं, लेकिन ग्लैंड्स एक्चुअली कितने किस्म के होते हैं। बेसिकली ये 3 किस्म के होते हैं ग्लैंड्स। एक तो यही ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और इनका दूसरा नाम है डक्टलेस ग्लैंड्स। क्यों डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं, क्योंकि अगर ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड को टारगेट ऑर्गन को कंट्रोल करना है, लेकिन ये कोई डायरेक्टली कोई अपना डक्ट यहां तक नहीं लाता है जिसके जरिए ये अपना हार्मोन इसमें डाले और इस टारगेट ऑर्गन को कंट्रोल करे। ये कोई अपना डक्ट इसके पास नहीं होता है। ये पहले सेक्रीशन डालता है ब्लड में, खून में डालता है, और ब्लड चलता है, आपको पता है ब्लड सारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और ब्लड जब इस ऑर्गन तक पहुंचता है वो इस हार्मोन को भी साथ लाता है और यहां इस ऑर्गन में फ्रूटफुल चेंजेस लाने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब है कि ये डक्ट के बगैर ही ये काम अंजाम देता है। ये ब्लड को या हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को इस्तेमाल करता है अपना ये हार्मोन टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए। इसलिए हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को दूसरा नाम देते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, क्योंकि डक्ट नहीं है इसमें। हमारी बॉडी में दूसरे किस्म के जो ग्लैंड्स होते हैं उनको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टेड ग्लैंड्स। देखिए इनमें क्या होता है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये टारगेट ऑर्गन की तरफ अपना एक डक्ट निकालेगा, उसी के जरिए क्या डालेगा, यहां हार्मोनी मैंने यहां लिखा है वेरियस सेक्रीशंस। ये सेक्रीशन क्या हो सकती है, कभी ये एंजाइम हो सकता है, आपने सुना होगा लिवर, पेनक्रियाज, ये अपने एंजाइम्स डालते हैं डक्ट के जरिए, पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए, लिवर का डक्ट होता है वो बाइल डक्ट के जरिए, ये डक्ट के जरिए एंजाइम्स डालेंगे। टारगेट ऑर्गन कौन सा, इनका टारगेट ऑर्गन है इंटेस्टाइन्स, क्योंकि वहीं पे डाइजेशन होती है ना। इसी तरह से आपको मैं बताऊं, ये कभी एंजाइम हो सकते हैं। आपने सुना होगा स्वेट ग्लैंड्स, पसीना आता है,
पसीना जो आता है वो स्वेट ग्लैंड्स भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। इसी तरह से और एक एग्जाम्पल है मैमरी ग्लैंड्स। आपको पता है हम बच्चों को दूध देते हैं, हमारी फीमेल्स या बाकी फीमेल्स भी, जैसे बाकी एनिमल्स की, हमारी गाय वगैरह। तो इसका मतलब क्या है कि मैमरी ग्लैंड्स भी जो होते हैं ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इसी तरह से मैं और एक ग्लैंड बता दूं, जैसे हम आंसू बहाते हैं, दुख दर्द को आंसू में बहाता चला गया, उनको क्या कहते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड्स। आंखों में कौन से ग्लैंड्स होते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड्स। ये आंसू बहाने के लिए लगते हैं हमें, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। समझ आ रहा है? हमारे हम जब हम कुछ देखते हैं, कोई मीठा मीठा देखते हैं, हमारे मुंह में पानी आने लगता है। सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स ये एंजाइम्स डालेंगे। ये कौन सा एंजाइम डालेंगे? उसको हम कहते हैं टाइलिन, PTYLIN, टाइलिन। ये हमारे मुंह में ये एंजाइम डालते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, ये टाइलिन, सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ये टाइलिन डालते हैं, PTYLIN, टाइलिन एंजाइम डालते हैं सलीवा के जरिए हमारे मुंह में। सलीवा होता है ना, लाभ जिसे हम कहते हैं, वो सलीवा हमें कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए लगता है, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए लगता है। ठीक है ना? तो आपको ये पता होना चाहिए ये वेरियस सेक्रीशंस होती हैं और डिफरेंट टाइप्स के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। समझ आ गया आपको? अब कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं, एक्चुअली एक ही ग्लैंड हमारे पास है जिसको हम क्या कहते हैं? पैनक्रियाज। इसमें दो पोर्शंस होते हैं। यहां पे अगर मैं ये पैनक्रियाज दिखाऊं आपको, ऐसे होता है पैनक्रियाज। इसमें ऐसे कुछ आपको अंगूर जैसे दिखेंगे, अंगूर जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, और यहां पे कुछ क्लस्टर्स में सेल्स दिखेंगे, ऐसे 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 ऐसे। ये अंगूर जैसे स्ट्रक्चर्स इसमें है, ये एक्चुअली इनको हम कहते हैं एसिनाई, ACINI, एसिनाई। क्या कहते हैं? एसिनाई। और ये अंगूर वाले स्ट्रक्चर जो एसिनाई है, इनमें आपको पता है पैनक्रियाज जो है ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, जो सुना होगा आपने, जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स या पैनक्रियाटिक जूस। वो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो है ना, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स यही एसिनाई सेक्रेट करते हैं। समझ आ रहा है? अब ये एंजाइम्स यहां पे डक्ट के जरिए आपको पता है इंटेस्टाइन तक पहुंचेंगे और यहां इंटेस्टाइन में डाइजेशन करा देंगे। तो आप मुझे बताएं ये एसिनाई पोर्शन इसमें क्या है? एंडोक्राइन पोर्शन है क्या एक्सोक्राइन पोर्शन है? इट इज एक्सोक्राइन पोर्शन, क्योंकि एक डक्ट के जरिए यहां पे इंफॉर्मेशन, यहां पे ये एंजाइम चले गए। लेकिन इसी को मैं दिखा देता हूं, इसी का मैं दूसरा पोर्शन दिखा देता हूं यहां पे, जो कि यहां पे कुछ सेल्स होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, और ये जो सारा झुंड होता है सेल्स का, इसे हम नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं आइलेट्स, ISLETS, आइलेट्स। लिखते जाइएगा, ऑफ लैंगरहंस, LANGERHENS, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। ये कुछ हार्मोन सेक्रेट करते हैं, जो कि किस में डालते हैं? ब्लड में डालते हैं, जो कि डक्ट नहीं होता, जो कि ये ब्लड में डालते हैं। और ये हार्मोन आपको पता होना चाहिए, आपने एक हार्मोन सुना होगा, इंसुलिन हार्मोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बताऊंगा मैं आगे इसका क्या रोल है। तो अब मुझे बताइए, ये पोर्शन इसका ब्लड में डाल रहा है, अब मुझे बताइए एक्सोक्राइन पोर्शन है इसका क्या एंडोक्राइन पोर्शन है? अरे भाई ये तो एंडोक्राइन पोर्शन है, क्योंकि इसमें कोई डक्ट नहीं लगा, ये ब्लड में डालता है। फिर देखते हैं इंसुलिन क्या करेगा, किस टारगेट ऑर्गन पे ये क्या करेगा, वो भी नहीं देखेंगे। लेकिन मकसद मेरा ये कहने का है कि मतलब यह है कि इस किस्म का ग्लैंड जिसमें दोनों किस्म के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, रीजन्स होते हैं, एंडोक्राइन रीजन भी होता है और एक्सोक्राइन रीजन भी होता है, उस किस्म के ग्लैंड को हम कहते हैं मिक्स्ड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड, जैसे कि हमारे पैनक्रियाज होते हैं। समझ आ गया? आई थिंक इट इज क्लियर। अब कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? देखिए, मैं जब MCQs बनाऊंगा इसी में से निकलेंगे, याद रखिएगा, हिंट्स दे के रखता हूं मैं अभी आपको। देखिए, यहां पे लिवर के बारे में हम बताते हैं आपको, लिवर, और इसी के साथ साथ स्किन के बारे में बता देते हैं। अगर आपको कोई कहेगा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, जट से उसे बता देना कि हाँ भाई, जो हमारे ऊपर ये चमड़ी है ना, ये स्किन है ना, ये सबसे बड़ा ऑर्गन है, सारे जिस्म पे पड़ा है ये। अगर आपको कहेगा कोई कि हाँ बताइए आपका सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन कोई बताएगा इन द बॉडी,
आप सीधे कहेगा जट से, पहला तो स्किन है, दूसरा लार्जेस्ट ऑर्गन जो हमारी बॉडी है ना, बॉडी में, उसको हम लिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिवर कहते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई बताएगा, आप हमें बताइए लार्जेस्ट ऑर्गन, लेकिन कौन सा? इंटरनल ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन? इंटरनल ऑर्गन। तो आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। लिवर अगर सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, लेकिन ये लिवर जो है ना, यही इंटरनल ऑर्गन्स में सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो लिवर के बारे में ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। वेरी गुड। अब ये बताइए मुझे, लिवर जो ना, अगर आपको कोई सवाल डालेगा, आप हमें बताइए लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन है? वो ग्लैंड जिसको डक्ट है अपनी सेक्रीशन डालने के लिए। आपको पता है लिवर को बाइल डक्ट होता है, जिसके जरिए ये सेक्रीट करता है। कहाँ डालता है? बाइल जो होता है वो इंटेस्टाइन में डालता है। तो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन है फिर? दैट इज लिवर। जट से आंसर दीजिएगा, आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन आएगा, सेकंड लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। सेकंड लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, देखिए आप नोट कीजिएगा साथ साथ, इतना मैं नहीं लिख सकता इसमें, ठीक है ना, एक्सप्लेन ऐसे ही कर सकता हूं आइडियाज। तो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन जो है ना, एक्सोक्राइन ऑर्गन या एक्सोक्राइन ग्लैंड, दैट इज पेनक्रियास। देखिए पेनक्रियाज में हमने देखा कि दोनों टाइप्स ऑफ रीजन्स हैं, जिसमें एंडोक्राइन रीजन भी है और एक्सोक्राइन रीजन भी है। लेकिन आप याद रखिएगा, इसकी मेजर फंक्शन जो है ना, इसकी मेजर फंक्शन जो है वो एक्सोक्राइन फंक्शन है। इसलिए हम ज्यादा इसको एक्सोक्राइन ऑर्गन में ही शुमार करते हैं। पर्टिकुलरली हम इसको, अगर कहीं पे ऑप्शन होगा, क्वेश्चन होगा जिसमें मिक्सड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड दिया होगा, तो आप जट से पेनक्रियाज देंगे। लेकिन इसकी जो मेजर फंक्शन है वो एंजाइमेटिक फंक्शन है, इसलिए हम एक्सोक्राइन ग्लैंड से ज्यादा कहते हैं। एंडोक्राइन हम इसमें ज्यादा नहीं कहते हैं। अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन दिया होगा कि विच इज द मिक्सड ग्लैंड, आप जट से पेनक्रियाज देंगे। और अगर आपको हम यहां पे एक चीज बता रहे हैं कि आप हमें बताइए सेकंड लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकंड लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो आपको उसमें इसी पेनक्रियाज को टिक मार के आना है। किसको? पेनक्रियाज को टिक मार के आना है। समझ आ गया? आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, और अगर आपको बताएंगे विच इज द, पहले मैं ये बताऊं, विच इज द मिक्सड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड, आप पेनक्रियास जट से बताओगे। अब हम जब एंडोक्राइन ऑर्गन्स की तरफ जाते हैं, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ऑर्गन, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन ऑर्गन या ग्लैंड, वो कौन सा है? आप सीधे उसमें क्या लिख के आएंगे? ये थायराइड ग्लैंड। समझ आ रहा है? ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं। इसके बाद आपको क्वेश्चन आएगा कि आप हमें बताइए आपका जो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड के बारे में पढ़ना है, टेंशन नहीं लीजिएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड, उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड पाइनियल ग्लैंड। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए कुछ किताबें पिट्यूटरी ग्लैंड के लिखती हैं, लेकिन नहीं, पिट्यूटरी से छोटा ये है। ये 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, इसका 0.8 तक जाता है। समझ आ रहा है? 0.5 से 0.8 तक। तो इसका मतलब है पाइनियल ग्लैंड इसका आंसर आएगा। कुछ किताबें गलत लिखती हैं, ये लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बताएगा, आप हमें बताइए स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड वो कौन सा है? दैट इज स्वेट ग्लैंड, पसीने वाला ग्लैंड, जिससे हमें पसीना आता है। टाइम कितना हुआ? 18 मिनट्स। आई विल टेक द लेक्चर। मजा आ रहा है आपको भी, मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग हो रही है, मुझे भी अच्छा लग रहा है पढ़ाते पढ़ाते। नाउ नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस, दैट इज वी विल डिस्कस 2 थिंग्स साथ साथ। एक तो हम पहले हम इसको क्लियर करेंगे। हाँ, अब ये देखिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब पहला पॉइंट ये है एंडोक्राइनोलॉजी। ये है स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन्स, दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। और जो पर्सन ये चीजें करता है, स्टडी करता है एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोन्स की, उसे हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं। और थॉमस एडिसन, ADD है यहाँ पे, ठीक है, एडिसन, थॉमस एडिसन जो है, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। ये चीजें याद रखिएगा। दिस इज स्टडी ऑफ endocrine system is endocrinology,
and the person involved, that is called endocrinologist, and the father of endocrinology is Thomas Edison. और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको समझना है, देखिए अब हम हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। तो हार्मोन या तो पॉलीकेमिकल, हमने बोला ये केमिकल नेचर होता है। ये केमिकल्स 3 किस्म के मेनली होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन 3 आप ध्यान में रखिए। या तो ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं जिनको हम प्रोटीन्स भी कहते हैं, या तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, या तो स्टीरॉयड प्रोटीन होते हैं, स्टीरॉयड्स होते हैं जो कि फैट होता है। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, दैट इज आपको लिखा जाता है कि बताइए इंसुलिन जो है ना इसका केमिकल नेचर क्या है। आप झट से इसको प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड लिख के आ जाइएगा। या तो ये दोनों दिए होंगे, या इसमें अगर इसमें ज्यादा प्रेफर इसको कर देना पॉलीपेप्टाइड को। अगर कहीं पे प्रोटीन अलग से दिया हो, प्रोटीन एक ऑप्शन में है और पॉलीपेप्टाइड एक ऑप्शन में है, तब तो दोनों को एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते, उस वक्त पॉलीपेप्टाइड को सिलेक्ट कर लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि इंसुलिन जो है इट इज एक्चुअली अ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन। बाकी इसमें जो मैंने लिखा है वो आपकी नॉलेज के लिए, लेकिन अक्सर पूछा जाने वाला यह। और यहाँ इसके भी चांसेस होते हैं कि सेक्स हार्मोन जो होते हैं, जिसको मेल में जो मर्द होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन होता है, और फीमेल में जो होते हैं सेक्स के लिए हार्मोन्स उनको कहते हैं एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन्स किस चीज़ के बने होते हैं? ये एक्चुअली स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। आपने सुना होगा कि कहते हैं कि अरे भाई उसने वो बॉडी बना दी, उसने स्टीरॉयड्स खाए, स्टेरॉयड इंजेक्शंस किए। एक्चुअली वो जो होते हैं ना वो इस टेस्टोस्टेरोन को यूज़ करते हैं वो बॉडी बिल्डर्स, है कि नहीं? तो वो स्टीरॉयड्स होते हैं। स्टीरॉयड फैट का एक किस्म है, फैट तो आपको पता ही है। अब देखिए हम में कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि मेन ग्लैंड्स होते हैं। हेड में देखिए कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। पहले आप देखिए हेड में मैंने इस साइड में ये वाला साइड जो है इसको मानिए ये एंटीरियर साइड है, नाक वाला, आंख वाला। ये हाइपोथेटिकली मैंने यहाँ बनाया क्योंकि यहाँ मुझे हेड में दिखाना था एंटीरियर पोर्शन कौन सा है और पोस्टीरियर पोर्शन कौन सा है, क्योंकि मुझे हेड में जो ग्लैंड्स हैं उनकी पोजीशन दिखानी है, पीछे कौन है आगे कौन है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इसको एंटीरियर व्यू, उसको लिखा है पोस्टीरियर व्यू, ठीक है ना। तो ये एंटीरियर व्यू है, यहाँ से पोस्टीरियर। पिछली साइड से सबसे ऊपर जो ग्लैंड होता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड जो हेड में होता है उसको हम कहते हैं पाइनियल ग्लैंड। क्या कहते हैं? PINEL, पाइनियल ग्लैंड। ये याद रखिएगा। अगर आपको कोई कहेगा सबसे टॉप में हमारे हेड में कौन सा ग्लैंड है, आप जट से लिखिए पाइनियल ग्लैंड। हाँ, उसके नीचे थोड़ा आगे की तरफ दूसरा ग्लैंड होता है जिसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड है हेड में ही। तीसरा एंडोक्राइन ग्लैंड जो हेड में है दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी लिखिए या पिट्यूटरी बताएं या पिट्यूटरी बताएं आप, तो जैसे भी आप प्रोनाउंस करें। दिस इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, 3 ग्लैंड्स हैं हमारे हेड में। क्या क्या है? एक है पाइनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम गर्दन की तरफ जाते हैं। हमारे नेक में 2 ग्लैंड्स होते हैं। ये बटरफ्लाई शेप्ड यहाँ पे मैंने विंड पाइप जो हमारी सांस की नली होती है उसको सराउंड कर रहे हैं ना, ये बटरफ्लाई शेप्ड। ये एक्चुअली यहाँ पे 2 ग्लैंड्स होते हैं। ये बटरफ्लाई मेनली जो है ना ऐसे जो मैंने बनाया ये होते हैं, इनको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। दिस इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। और इसके ऊपर 4 ग्लैंड्स होते हैं पिछली साइड में। इसके ऊपर 4 ग्लैंड्स होते हैं पिछली साइड में। जब हम पीछे से देखेंगे इसको, उन 4 ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? पैराथायरॉइड्स। तो थायराइड एंड 4 पैराथायरॉइड्स ये कहां पे प्रेजेंट है? 4 पैराथायरॉइड्स ये प्रेजेंट है हमारी गर्दन में, ठीक है। इसके बाद हम अपनी छाती में आते हैं, हम अपने सीने में आ जाते हैं। तो सीने में देखते हैं यहाँ पे एक ही ग्लैंड जो हार्ट के पास होता है, उसे हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड। क्या होता है वो? थाइमस ग्लैंड। इन ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे आपको, लेकिन अभी लोकेशन देखिए आप, थाइमस ग्लैंड है। फिर नीचे जाते हैं, लिवर के नीचे, ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे पिछली स्लाइड में, एक मिक्सड ग्लैंड है वहां पे जिसको हम क्या कहते हैं? पैनक्रियास। यहाँ पे लिवर रहता है, लिवर के नीचे पैनक्रियास। क्लियर है? ये और एक ग्लैंड है हमारे अंदर जिसकी एंडोक्राइन फंक्शन है। और उसके नीचे यहाँ पे ये जो 2 बनाए ये किडनीज है। किडनीज के ऊपर एपियर ऑफ ग्लैंड्स हैं, ये ट्रायंगुलर ग्लैंड जो मैंने बनाए, दीज आर कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड्स, या इनको कहते हैं एड्रिनल्स, या इनको एक नाम देते हैं सप्रारिनल्स। रिनल हम किडनी को कहते हैं, और इसके ऊपर अगर कोई ग्लैंड है उसको हम कहेंगे सप्रा। सप्रा मीन्स ऊपर, सप्रारिनल्स। ये बताएंगे आपको जब मैं एड्रिनल ग्लैंड्स पे पढ़ाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट जो होते हैं फीमेल्स में, हमारी जो फीमेल्स होती हैं उनमें गोनाड्स होते हैं, उनमें ओवरीज होते हैं, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं।
ओवरीज जिनसे ये एग्स प्रोड्यूस करती हैं, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये भी कुछ हार्मोन सेक्रेट करती हैं। और मर्द जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, टेस्टीज मेल्स में, ये भी कुछ हार्मोन सेक्रेट करते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे बताया ये सारे कुछ मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सेक्रेट करते हैं, जो हार्मोन्स, डिफरेंट हार्मोन्स सेक्रेट करते हैं, जिनसे स्लोली बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए कि ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन तो ठीक है, लेकिन अब देखते हैं ये हार्मोन का इफेक्ट किस तरह से होता है। कि हार्मोन की कंसंट्रेशन तो कभी बहुत ज्यादा हो सकती है, कभी बहुत कम हो सकती है। ये खुद ब खुद कैसे रेगुलेट हो जाता है कि ब्लड में कितना हार्मोन रखना है। देखिए ऊपर वाले ने इसके लिए बेहतरीन निजाम रखा है माशाल्लाह। देखिए यहां पे जो सबसे ऊपर मैंने यहां दिखाया था ये हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस जो होता है ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूं। ये हाइपोथैलेमस है ना, ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ये मैकेनिज्म है। देखिए कैसे, यहां पे ये हाइपोथैलेमस जो है, ये मैंने दिखाया, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगा। हाइपोथैलेमस एक्चुअली पिट्यूटरी को क्या कहता है, भाई तुम बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हो लेकिन तुझे मैं कंट्रोल करूंगा। पिट्यूटरी कैसे बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी बाकी ग्लैंड्स को हार्मोन निकालने के लिए स्टिमुलेट करता है कि हाँ भाई तुम निकालो हार्मोन, चलो थायराइड तुम निकालो हार्मोन, चलो भाई गोनैड, चलो भाई ओवरी तुम निकालो हार्मोन, चलो भाई टेस्टिस तुम निकालो हार्मोन, ठीक है ना। ये इन सब ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है हार्मोन निकालने के लिए। कौन, पिट्यूटरी इन सब को स्टिमुलेट करता है। लेकिन हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को या तो स्टिमुलेट करेगा या बोलेगा निकालना है, क्या निकालना है वो बताऊंगा अभी, या तो इसको इनहिबिट करेगा, बोलेगा निकालना है या बोलेगा नहीं निकालना है। क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड अगर कोई हार्मोन सेक्रेट करता है, फॉर एग्जांपल एक हार्मोन ये सेक्रेट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ये इसका मकसद होता है कि हाँ भाई थायराइड ग्लैंड तुम पे जब मैं आ जाऊंगा तुम अपना हार्मोन बाहर निकाल दो, तुम्हारा हार्मोन जिसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन, क्या बोलते हैं थायरॉक्सिन, तुम ये बाहर निकाल दो, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसे बोलता है। लेकिन अब ये जो है ना हाइपोथैलेमस, ये इसको मैसेज भेजेगा हाँ भाई तुम सच कहते हो, चलो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तुम निकालो। तो ये कैसे बोलेगा इसको, ये निकालेगा, हाइपोथैलेमस से आएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालने के लिए रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से क्या आया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेकिन कौन सा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, एक वो हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कराएगा। तभी ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस पे आके, इस थायराइड ग्लैंड पे आके इससे थायरॉक्सिन निकलवाएगा। समझ आ रहा है। तो इसका मतलब है पिट्यूटरी जो ग्लैंड है इसने बाकी ग्लैंड, पर्टिकुलरली हमने यहां पे दिखाया थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल किया, किससे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। लेकिन हाइपोथैलेमस बोला अगर तू हेड मास्टर है तो मैं तेरा हेड मास्टर हूं, मैं तुझे जब तक मैं ना बोलूं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन मैं ना भेजूं, मैं ना बोलूं तुम ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर दो, तब तक तुम ये हार्मोन कहां से रिलीज करोगे और तुम थायराइड ग्लैंड को कहां से कंट्रोल करोगे। इसलिए तू बना हेड मास्टर और मैं तेरा हेड मास्टर। समझ आ रहा है। अब ये ऐसे चलता है, तो इसका मतलब है ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, और बाकी ग्लैंड्स ब्लड में हार्मोन्स जब डालते हैं। लेकिन एक चीज खास है कि हमारे ब्लड में एक ऑप्टिमल लेवल में ये हार्मोन्स रहने चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा जाने चाहिए ना ही बहुत कम होने चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हो जाएंगे उसके भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, और बहुत कम है तो उसके भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। अब क्या होता है, जितना ज्यादा ये हार्मोन इसमें बढ़ेगा, एक मैकेनिज्म होता है जो मैक्सिमम केसेस में चलता है, इस हार्मोन लेवल को अगर ये ज्यादा हो उसको कम करने के लिए, या हम कह सकते हैं बैलेंस में लाने के लिए, जो ज्यादातर यूज होती है एक मैकेनिज्म जिसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें क्या होता है जितना ज्यादा इस ब्लड में हार्मोन जाएगा उतना ही ज्यादा ये ब्लड के जरिए इंफॉर्मेशन इन दो को मिलती है, हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को, कि भाई फॉर एग्जांपल यहां पे थायराइड ग्लैंड का हार्मोन थायरॉक्सिन
भाई ये बहुत इंक्रीज हो रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? अरे हाँ भाई, आप ही पे सब कुछ है, आप कुछ करो। चलो कोई नहीं, मैं इसको बोलता हूँ, आपको आपको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज नहीं करना, ये इनहिबिट करना है, ठीक है? तो यहाँ पिट्यूटरी जो होता है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं भेजेगा। और अगर ये नहीं भेजेगा, आप मुझे बताइए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस तक नहीं पहुंचा, यहाँ पे नहीं पहुंचा, तो ये थायरॉक्सिन रिलीज करेगा? नहीं करेगा रिलीज। और जब ये नहीं करेगा, इसका मतलब है अगर थायरॉक्सिन जो थायराइड का हार्मोन है, अगर ये ज़्यादा हुआ था, ये जल्दी ही थोड़ा कम हो जाएगा और अपनी लेवल तक पहुंचेगा। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक बहुत ही कम केसेस में चलता है, जिसमें जितना ज़्यादा ब्लड में हार्मोन हो, कोई हार्मोन जाता है, उतना ही ज़्यादा ऐसा मैकेनिज्म होता है कि उतना ही ज़्यादा फर्दर ये इंक्रीज होने लगता है। यहां पे नेगेटिव फीडबैक में क्या हुआ, जितना ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल हमने थायरॉक्सिन को देखा, थायरॉक्सिन जितना ज़्यादा हो गया था, उतना ही ज़्यादा इन दोनों ने अपना काम कम किया था, अपनी सेक्रेशन कम की थी। इन दोनों ने कोशिश की थी कि हम यहाँ थायरॉक्सिन की लेवल को डिक्रीज करें, और उस कोशिश का नतीजा यह हुआ कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना, ये कम निकला। और अगर ये कम निकला तो थायरॉक्सिन भी कम निकला। तो जितना थायरॉक्सिन जितना ज़्यादा होगा, थायरॉक्सिन जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ये दोनों ऐसे काम करेंगे कि थायरॉक्सिन की लेवल वापस अपनी लेवल तक नीचे काम आ जाएगी, और ये एक बैलेंस में वापस आ जाएगा, ये सारा थायरॉक्सिन की लेवल ब्लड में। समझ आ रहा है? अब दूसरा मैकेनिज्म यह है कि अगर कोई हार्मोन इंक्रीज हो रहा है, ब्लड में इंक्रीज हो रहा है, इसके बजाय कि ये इन दोनों को बोले कि अरे भाई इसकी कंसंट्रेशन रोक दो, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो अपने आप पे पॉजिटिव फीडबैक करते हैं। वो जितना ज़्यादा ब्लड में इंक्रीज होते हैं, उतना ही ज़्यादा यहाँ से स्टिमुलेशन आती है कि नहीं, तुम ज़्यादा ही ये सेक्रेट करा दो, ये हार्मोन ज़्यादा ही सेक्रेट करा दो। उसे हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यह मैं आपको तब समझाऊंगा जब मैं आपको ऑक्सीटोसिन के बारे में बताऊंगा, जो कि बच्चा पैदा समय निकलता है, या जो कि माँ से दूध निकलते समय सेक्रेट हो जाता है हार्मोन, जो कि जिसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं, जो कि लव मेकिंग के टाइम निकलता है ज़्यादा। इसके बारे में बताऊंगा, जब मैं बताऊंगा तब आपको समझ आएगा ये पॉजिटिव फीडबैक। ये देखिए कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें एक्चुअली 3 पोर्शंस होते हैं। कितने पोर्शंस होते हैं? 3 पोर्शंस। एक आगे वाला जिसे हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पीछे वाला जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इनके दरमियान छोटी एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। याद रखिएगा, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ह्यूमंस में एक थिन लेयर होती है, ये मोटी लेयर नहीं होती है, ठीक है? वेरी गुड। और हाइपोथैलेमस इनको कंट्रोल करता है। अब देखिए, हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस के लिए पहला पॉइंट जो आपको समझना है, दैट इज हाइपोथैलेमस इज ए न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गन। क्या होता है न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गन? देखिए, हाइपोथैलेमस न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गन है, इसका मतलब है कि ये नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है, ये नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है, और ये एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है। ये आप नोट कर सकते हैं, ये नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है और ये एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है, हाइपोथैलेमस। और आपको मैं बता दूं कि नर्वस सिस्टम में कैसे ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। आप देखिए, नर्वस सिस्टम जो हमने पढ़ा था, थोड़ा सा आइडिया दिया था, मैंने कहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें, और उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है, और उसके साथ हम लेते हैं क्या? स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बॉडी में जितनी भी बाकी सारी नर्व्स हैं वो हो जाती हैं। देखिए, चाहे ब्रेन लो आप, स्पाइनल कॉर्ड लो, या बॉडी की सारी नर्व्स, ये एक्चुअली बने होते हैं ऑफ थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स। जो थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं नर्व सेल्स। क्या कहते हैं? नर्व सेल्स कहते हैं। या इन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। तो यहां पे जब हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, हाइपोथैलेमस में जब हम देखते हैं, इसमें काफी सारे यही फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। तो अगर इसमें न्यूरॉन्स हैं, ये क्या है? ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इट इज नर्वस इन नेचर, न्यूरल इन नेचर, क्योंकि इसमें न्यूरॉन्स हैं। लेकिन यही न्यूरॉन्स जो इसमें होते हैं, काफी सारे न्यूरॉन्स इसमें क्या करते हैं? वो हार्मोन सेक्रीट करते हैं।
उन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? देखिए, जो हार्मोन न्यूरॉन से निकलते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरो हार्मोन्स। क्या कहते हैं? न्यूरो हार्मोन्स। अब ये न्यूरो हार्मोन्स इसमें किस किस्म के होते हैं? देखिए, इसमें ये या तो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, या तो इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं, या तो इसमें ये ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन होते हैं, ये हार्मोन्स। अब ये रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स कहां से कहां आते हैं, और ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन कहां से कहां आते हैं और कैसे आते हैं? देखिए, ये रिलीजिंग हार्मोन्स यहां पे कुछ यही सेल्स जिनको हम न्यूरॉन्स हैं ये प्रोड्यूस करेंगे, उन नर्व सेल्स को हम न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स कहते हैं, और जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं इनसे उनको हम न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। अब यहां पे देखिए, ये कुछ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हार्मोन्स इसमें जमा करते हैं, यहां पे सेक्रेट करते हैं, और ब्लड के जरिए ये हार्मोन्स कहां आते हैं? एक एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं और इंटरमीडिएट पिट्यूटरी में आते हैं। लेकिन ये हार्मोन्स कौन से होते हैं? ये हार्मोन्स रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। इसका मतलब है रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो होते हैं ये ब्लड के जरिए निकल आते हैं। कहां से? हाइपोथैलेमस से लेके कहां पे? ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में या इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं। उसके बजाय जब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये हाइपोथैलेमस से जाते हैं, हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन प्रोड्यूस होने के साथ साथ ये ब्लड के थ्रू नहीं जाते, ये एक नर्व सेल के जरिए यहां पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचते हैं। किसके जरिए? यहां ब्लड के जरिए। लेकिन ये दो हार्मोन्स हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आते हैं, लेकिन किसके जरिए आते हैं? नर्व सेल के जरिए, या जिसे हमने अभी कहा न्यूरॉन भी कहते हैं। समझ आ रहा है? वेरी गुड। तो अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको सीखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, हंगर कंट्रोल करता है और थर्स्ट कंट्रोल करता है। आप कमेंट में लिखिएगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन का कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में भी, ठीक है? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको जो सीखना है वो ये है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड है, इन टोटल ये 9 हार्मोन्स सेक्रेट करते हैं। कितने? 9 हार्मोन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन्स निकलते हैं, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी से 1 हार्मोन निकलता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है? अब ये चीजें जो है, इनमें से आपको क्या याद रखना है, वो ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मटर के दाने के बराबर होता है। इट इज लाइक ए पी शेप्ड होता है, और ये एक बोनी कैविटी में होता है जिसे हम सेला टर्सिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सेला टर्सिका कहते हैं। ये ज्यादा अब याद रखिएगा, अगर कोई रखना चाहिए एक्स्ट्रा पॉइंट तो हाइपोफाइशियल फॉसा भी सेला टर्सिका को कहते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ये आ सकता है सेला टर्सिका इसे कहते हैं, जिस बोनी कैविटी में ये पाया जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और मिनी ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड और मिनी ब्रेन? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ही वो ग्लैंड है जो बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। समझ आ रहा है? वेरी गुड। अब ये अगर समझ आ